अरे पिताजी, ये तो खाली किताब है। अच्छा, खाली है? हाँ पिताजी, पर इसे मैं रख लेता हूँ, ये मेरे काम आएगी। ठीक है, तुम ही रख लो। वैसे भी किताब महंगी हो गई है आजकल, पता नहीं कब ये गरीबी दूर होगी। इतना कहकर हरिया फिर से खेतों के काम में लग जाता है और श्याम उस किताब को खोलकर उसमें उंगलियों से अपना नाम श्याम लिखने लगता है। जैसे ही श्याम उस किताब पर उंगलियां फहराता है, वो किताब रोशनी से चमचमाने लगती है और श्याम को उसमें अपना भविष्य नजर आने लगता है। ये तो मैं हूँ, लेकिन मैं इतना बड़ा कैसे दिख रहा हूँ? लगता है ये कोई साधारण किताब नहीं, ये किताब भविष्य बताने वाली जादुई किताब है। मुझे इसके बारे में पिताजी को बताना चाहिए। पिताजी जल्दी आइए। अरे क्या हुआ बेटा? अरे जल्दी आइए पिताजी, आपको कुछ दिखाना है। हाँ हाँ, आता हूँ। हरिया खेत का काम छोड़कर अपने बेटे श्याम के पास आता है। हाँ बोलो, क्या हुआ? अरे पिताजी ये देखिए। अरे ये क्या? ये तो तुम हो। और ये किताब, ये तो वही किताब है ना? हाँ पिताजी, ये वही किताब है, और ये कोई साधारण किताब नहीं है, बल्कि भविष्य बताने वाली किताब है। अरे वाह, लगता है अब हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। पिताजी वो कैसे? वो सब मैं तुम्हें घर चलकर बताता हूँ। हरिया और श्याम दोनों ही खेत का काम खत्म करके उस जादुई किताब को घर लेकर जाते हैं और उस जादुई किताब के बारे में बिमला को भी बताते हैं। तो हमारी तो किस्मत ही खुल गई है। हाँ बिमला, अब हम गांव के लोगों का भविष्य बताकर खूब पैसे कमा सकते हैं। लेकिन पिताजी, इस किताब के बारे में अगर किसी को पता चला तो जरूर कोई ना कोई इसे चोरी करने की कोशिश जरूर करेगा। हाँ, ये मैंने तो सोचा ही नहीं। हाँ, तो इस किताब को आप घर पर रखकर लोगों की पर्चियाँ बनाकर घर ले आओ और उन्हें अगले दिन एक पर्ची में ही उनका जवाब दे दो। हरिया को बिमला की तरकीब काफी अच्छी लगी और अगले दिन वो काम छोड़कर गांव में घूमने निकल गया और गांव के बाजार में जाकर जोर जोर से चिल्लाने लगा। गांव वालों, जिस किसी को भी अपना भविष्य जानना है वो अपने नाम की पर्ची बनाकर मुझे दे दें। मैं कल सबका भविष्य बताऊंगा और बदले में 10 रुपया लूंगा। हरिया की बात सुनकर सब लोग हरिया को अपनी अपनी नाम की पर्ची थमाने लगे और अगले दिन हरिया वादे के अनुसार लोगों के पर्ची पर अपना भविष्य बताकर उनसे 10-10 रुपए लेने लगा। हरिया अब लोगों का भविष्य देखकर उन्हें किसी अनहोनी होने से आगाह करने लगा था, जिसकी वजह से हरिया पर गांव वालों का विश्वास काफी बढ़ गया और सभी उसकी काफी तारीफ करने लगे। हरिया भैया, आप तो सबका भविष्य देखते हैं, होने वाली घटनाओं को पहले ही भाप लेते हैं। मेरा भी भविष्य देखिए ना। अरे क्यों नहीं लखन, एक काम करो, अपने नाम की पर्ची बनाकर तुम मुझे दे दो। मैं तुम्हें कल इसी समय पर तुम्हारी भविष्य बताऊंगा। लखन वैसा ही करता है, अपने नाम की पर्ची बनाकर हरिया को दे देता है और हरिया भी रोज की तरह घर जाकर जादुई किताब पर लखन का नाम लिखकर उसका भविष्य देखने लगता है। हरिया देखता है कि लखन को एक व्यापारी बहुत सारा धन देने वाला है। इतना देखते ही किसान के मन में लालच आ जाता है और वो आधा भविष्य देखकर ही किताब को बंद कर देता है। अरे इस लखन को तो खूब सारा पैसा मिलने वाला है, ये तो अब बहुत अमीर हो जाएगा। क्यों ना मैं लखन को उसके रास्ते से भटकाकर खुद उस व्यापारी से सारा धन ले लूं। ये सोचकर हरिया अगले दिन लल्लन के पास जाता है। कैसे हो लखन भाई, और इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हो? मैं ठीक हूँ भाई, बस जरा बाजार तक जा रहा था। बाजार? लेकिन आज तुम बाजार नहीं जा सकते। वो क्यों भैया? अरे वो मैंने कल तुम्हारा भविष्य देखा था। आज तुम्हारे ऊपर एक संकट है, इसलिए आज तुम घर पर ही रहो। क्या आप सच कह रहे हैं? हरिया की भविष्यवाणी आज तक गलत साबित नहीं हुई है। अच्छा, फिर तो अब मुझे भी घर जाना चाहिए। इतना कहते ही लखन अपने घर लौट जाता है और हरिया पैसों के लालच में बाजार चला जाता है। बाजार पहुंचते ही हरिया को अपना एक व्यापारी मित्र मिल जाता है, जिसने उसे पैसों से भरा एक बैग दिया होता है। अरे हरिया, अच्छा हुआ भैया जो तुम मुझे मिल गए। क्या तुम मेरा ये बैग अपने पास रख सकते हो? क्योंकि मैं कुछ दिनों के लिए विदेश जा रहा हूँ।
और मैं ऐसे ही किसी पे भरोसा नहीं कर सकता। तो क्या मेरे वापस आने तक तुम मेरे बैग का ध्यान रख लोगे? वाह वाह, मैं इस बैग को लेकर बहुत अमीर हो जाऊंगा और इसके वापस आने तक अपना घर भी बदल दूंगा। इससे यह मुझे दोबारा कभी ढूंढ भी नहीं पाएगा। अरे भैया, कहाँ खो गए? जल्दी बताओ, संभाल लोगे ना तुम मेरा बैग? अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं दोस्त, तुम निश्चिंत होकर विदेश जाओ, मैं इस बैग का अच्छे से ध्यान रखूंगा। इतना कहते ही हरिया उस व्यापारी से बैग ले लेता है और व्यापारी वहाँ से रफू चक्कर हो जाता है। व्यापारी के जाते ही वहाँ पुलिस आ जाती है और हरिया के हाथों में बैग देखकर उसे जोर से पकड़ लेती है। आखिर तुम पकड़े गए, अब तुम्हारी खैर नहीं। इतना कहते ही पुलिस ने हरिया को खूब मारा और उसे बोलने तक का मौका नहीं दिया। पुलिस ने हरिया को चोरी के आरोप में जेल में डाल दिया। जेल में बैठकर अब हरिया को ये समझ आ गया था कि वो पैसों से भरा बैग चोरी का था और उसके व्यापारी मित्र ने उसे धोखा दिया था। हरिया को अब अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था। अरे अनीता, मैं खेती करके आ गया हूँ, तुम जल्दी से मेरा खाना ला दो। ठीक है, अभी लगा देती हूँ। रमेश और उसकी पत्नी अनीता रोज इसी तरह से साथ में खाना खाती। रमेश खेती बाड़ी करता और अनीता घर को संभालती। दोनों के दिन बस गुजर ही रहे थे। लेकिन एक रात रमेश के घर के बाहर एक गाय जोर जोर से चिल्ला रही थी, मानो भूख से तिलमिला रही हो। गाय की आवाज सुनकर अनीता की नींद खुल जाती है। अरे ये इतनी रात को गाय की आवाज कहाँ से आ रही है? अरे उठी ना, देखिए घर के बाहर से किसी गाय की आवाज आ रही है। अरे भगवान, तुमने कोई सपना देखा होगा। क्या जी, आधी रात को मैं खुली आंखों से सपना देखती हूँ क्या? उठिए ना जल्दी। अरे क्या है, क्यों परेशान हो रही हो? पहले आप मेरे साथ बाहर चलिए, फिर मैं आपको बताती हूँ। रमेश और अनीता दोनों ही बाहर देखने के लिए जैसे ही घर का दरवाजा खोलते हैं, वैसे ही उन्हें घर के बाहर एक गाय नजर आती है जो भूख से तिलमिला रही होती है। अरे ये किसकी गाय है और हमारे घर के बाहर इस तरह क्यों चिल्ला रही है? शायद इससे भूख लगी होगी, रुकिए मैं इसके लिए कुछ खाने को ले आती हूँ। अनीता दौड़ते हुए रसोई में जाती है और गाय के लिए रोटी ले आती है। रोटी को खाकर गाय शांत हो जाती है, लेकिन रमेश और अनीता अब भी परेशान थे कि आखिरकार ये गाय है किसकी। दोनों ये सोच ही रहे थे कि तभी गाय उनके घर के बाहर ही बैठ जाती है। इस गाय का मालिक इसे कैसे यूं ही छोड़ सकता है? छोड़िए ना, जिसकी गाय होगी वो ढूंढता ढूंढता इसे ले ही जाएगा। इतना कहते ही दोनों घर के अंदर चले जाते हैं और जब अगली सुबह होती है तो वो देखते हैं कि वो गाय अब भी उनके घर के बाहर बैठी होती है। ऐसे करते करते काफी दिन बीत जाते हैं। अब अनीता घर के बाहर बैठी गाय को खाना खिलाना, उसकी देखरेख करने लगती है। अब गाय दूध देने वाली होती है तो रमेश ने सोचा क्यों ना इस गाय का दूध बेचकर अपनी गरीबी दूर कर ली जाए। और फिर रमेश ने एक बाल्टी दी और गाय का दूध निकालना शुरू किया। पहले एक बाल्टी, फिर 2 और फिर 3। दूध निकालते निकालते रमेश 3 बाल्टी भर लेता है। रमेश को यकीन नहीं होता कि ये गाय इतनी प्रचुर मात्रा में दूध देगी। रमेश खुशी के मारे झूमने लगता है। अरे अरे क्या बात है, बहुत खुश लग रहे हैं आप। अरे भाग्यवान, अब हमारा भाग्य बदलने वाला है। अच्छा, वो कैसे? कोई खजाना वजाना हाथ लगा है क्या आपके? खजाना? हाँ, ये देखो, खजाना तो हमारे घर के बाहर ही था, बस हमने पहचानने में देरी कर दी। रमेश और अनीता बहुत खुश होते हैं और उन्हें विश्वास हो जाता है कि अब उनका भाग्य बदलने वाला है। रमेश रोज गाय का दूध निकालता और उसमें से कुछ दूध अपने लिए रख लेता और कुछ बाजार में बेचाता। दूध से अच्छी खासी आमदनी भी होने लगी। लेकिन ऐसा करते करते रमेश के मन में एक दिन ज्यादा पैसा कमाने का लालच आ गया। रमेश लालच के चलते अब सारा का सारा दूध बाजार में बेचने की सोचता है। अनीता, आज सारा दूध बाजार के लिए रख देना, सारा दूध बिक जाएगा तो पैसे अच्छे आएगा। देखिए, सारा दूध बेचना बुद्धिमानी नहीं होगी, इसलिए कुछ दूध हम अपने लिए रख लेते हैं ना। मैंने कह दिया ना कि सारा दूध बाजार में बेचना है। रमेश ने अनीता की सलाह नहीं मानी और सारा दूध बाजार में बेचना शुरू कर दिया। धीरे धीरे रमेश और भी ज्यादा धनवान होता चला गया। लेकिन एक दिन अचानक गाय ने दूध देना बंद कर दिया। अरे आज ये गाय दूध क्यों नहीं दे रही? अनीता, ओ अनीता। जी, क्या हुआ? देखो तो जरा, आज गाय पता नहीं क्यों दूध नहीं दे रही है। मैंने तो आपको पहले ही कहा था
कि सारा दूध बेचना बुद्धिमानी नहीं होगी। हाँ, मैं कितना मूर्ख था, मैंने कभी ऐसा सोचा ही नहीं। रमेश को अपनी मूर्खता का एहसास होता है और वो अपनी पत्नी से मदद मांगता है। अनीता रमेश को सलाह देती है कि वो गाय को आराम करने दे और उसकी अच्छे से देखभाल करे। रमेश अब हर रोज गाय का खूब अच्छे से ध्यान रखता, उसके खाने से लेकर उसकी हर जरूरत का ख्याल रखता। कुछ दिन ऐसे ही निकल गए और फिर एक बार फिर से गाय ने दूध देना शुरू कर दिया, पर इस बार रमेश ने बुद्धिमानी दिखाते हुए कुछ दूध अपने लिए बचा लिया ताकि मुसीबत के समय में उसे परेशानी का सामना न करना पड़े।